हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है बात कर रहे थे। तो उसी चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे जो है कुछ जो खलजीज थे एंड जो तुगलक्स थे, राइट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड उन्होंने जो है किस तरह से कंसोलिडेट किया था अपनी पावर को, किस तरह से वो सेटल डाउन यहाँ पे होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन से रूलर्स यहाँ पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से रूलर्स हैं यहाँ पे, एंड उन्होंने जो एक्सपेंशन है वो कब यहाँ पे स्टार्ट किया था, एंड जो है एक तरह से धीरे धीरे किस रूलर के अंडर जो है यहाँ पे अच्छे से जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट होता है, उनकी हमने जो है बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो क्या था यहाँ पे, अगर हम बात करें कि एक जो दिल्ली सल्तनत है वो जो है काफी वास्ट हो चुकी थी। मीन इवन जो साउथ इंडिया तक जो है इनके एक्सपेंशन जो थी वो हो चुकी थी। तो इतनी वास्ट किंगडम को संभालने के लिए, इसके प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ऑब्वियसली जरूरत रहेगी। ओके, काफी एबल या फिर जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ऐसे गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे जरूरत रहती है। तो अब इन लोगों ने क्या किया था, ये दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने पहले क्या किया करते थे, जो लोग थे एक तरह से जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, अरिस्टोक्रेट्स जो कि लैंडेड पर्सन होते हैं, जिनके पास अपनी लैंड होती है, तो उन्हें ही जो है वो यहाँ पे मिनिस्टर्स भी बना दिया करते थे, या फिर लैंडेड चीफ जो होते हैं उन्हें वो मिनिस्टर्स बना दिया करते थे, गवर्नर्स बना दिया करते थे, राइट। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के पहले जितने भी रूलर्स थे आपने देखा भी होगा लास्ट वीडियोस में। बट अब यहाँ पे क्या चेंज होता है कि जो खलजीज एंड तुगलक्स है वो क्या करते हैं, इन अरिस्टोक्रेट्स को या फिर इन लैंडेड चीफ्स को जो है वो गवर्नर नहीं बनाते हैं। तो जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली अगर इल्तुतमिश की बात करें, ओके, वो जो है अपने स्लेव्स जो थे, जो कि उनके गुलाम हुआ करते थे, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा विश्वास करते थे। ओके, एंड दे परचेज इट फॉर द मिलिट्री सर्विस। इन्हें जो है यहाँ पे इल्तुतमिश ने इन गुलामों को जो है मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा था। ओके, तो ये जो स्लेव्स यहाँ पे खरीदे जाते हैं रूलर के द्वारा, उन्हें क्या बोला जाता था पर्सियन लैंग्वेज में, उन्हें जो है बांदागन बोला जाता था पर्सियन लैंग्वेज में, राइट। तो इन लोगों को, इन स्लेव्स को जो है काफी केयरफुली ट्रेन किया जाता था टू द मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। ओके, तो एक तरह से एक ऐसे पर्सन इन्हें बना दिया जाता था कि वो जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस जो होती हैं किंगडम की, वहां पे भी उन्हें जो है एक तरह से रख लिया जाता है, वहां पे उन्हें जो है कार्य सौंप दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, वो अपने मास्टर्स के ऊपर, अपने रूलर के ऊपर वो टोटली डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो उन्हें खरीद चुके हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है। तो जो सुल्तान है वो ये सोचते हैं कि हम जो है इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं एंड इनके ऊपर हम जो है रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में जो खलजीज थे एंड जो तुगलक्स थे, उन्होंने भी जो है बांदागन का यूज करना यहाँ पे कंटिन्यू रखा था, एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, ओके, एंड हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस। एंड खलजीज एंड तुगलक्स ने इन स्लेव्स को भी जो है यहाँ पे कंटिन्यू रखा था, बट उसके साथ साथ जो हम्बल बर्थ में जो अच्छे लोग हैं, राइट, जो कि स्लेव्स नहीं हैं, उन्हें भी जो है एक तरह से अच्छी पोजीशंस के ऊपर हायर किया था। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो उन्होंने तो है ओनली अपने स्लेव्स को ही अच्छी अच्छी पोजीशंस जो होती हैं, गवर्नर्स की पोजीशन जो होती हैं, वहां पे जो उन्होंने रखा था। बट खलजीज एंड तुगलक्स जो थे, उन्होंने इन स्लेव्स को भी रखा था यहाँ पे हाई पोजीशंस के ऊपर, बट उसके साथ साथ कुछ जो हम्बल बर्थ से, मीन जो एक अच्छे नोबल पर्सन होते हैं, उनके जो क्लाइंट्स हुआ करते थे, उन्हें भी जो है हाई पॉलिटिकल पोजीशंस के ऊपर रखा था। ओके, इन्हें जो है जनरल्स या फिर गवर्नर्स के तौर पे अपॉइंट किया गया था। हाउएवर, इन सब चीजों की वजह से अब जो खलजीज एंड तुगलक्स के समय में हम देखते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे स्लेव्स थे, उन्हें भी हाई पोजीशंस के ऊपर रखा गया था। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है इनके कुछ नोबल पर्सन्स थे जो कि हम्बल बर्थ से बिलोंग करते थे, उन्हें भी जो है हाई पोजीशन के ऊपर रखा गया था, जिसकी वजह से जो है कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है, ओके, वो यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है इनकी किंगडम में। क्योंकि जो स्लेव्स थे एंड द क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैटर्न्स, ये जो स्लेव्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो यहाँ पे अपने मास्टर्स की तरफ
मीन जो उनके जो खुद के रूलर थे, जिन मास्टर ने इन स्लेव्स को खरीदा था, या फिर जो क्लाइंट्स हैं जो कि जिन्होंने इसे अपने यहाँ पे पोजीशन के ऊपर हायर किया था, तो उनकी तरफ तो, अपने मास्टर्स की तरफ तो वो लॉयल रहते हैं। बट उसके बाद में जब मास्टर की डेथ हो जाती है, उस रूलर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में जब उसके कोई हेयर जो आते हैं, उसका बेटा या बेटी यहाँ पे जो है रूलर बनते हैं, तो उसकी तरफ ये जो स्लेव्स होते हैं वो लॉयल नहीं रहते हैं। ओके, क्योंकि जो नए सुल्तान जब यहाँ पे आएंगे तो उनके अपने सर्वेंट्स होते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या रहता है, द असेशन ऑफ ए न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से जब अभी नए रूलर जब आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी होती है, जो ओल्ड या फिर न्यू जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके बीच में हमें जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। राइट, सो पैटर्नेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्सियन तारिक ऑथर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इन दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज भी किया है कि आपने जो है लो एंड बेस बॉर्न जो लोग होते हैं उन्हें हाई ऑफिसेस के ऊपर अपॉइंट किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अर्लियर सुल्तान थे, खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स, उन्होंने जो है मिलिट्री कमांडर जो होते हैं, राइट, उन्हें जो है एज ए गवर्नर ऑफ टेरिटरीज जो है वो भी अपॉइंट किया था। जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्हें जो है कुछ टेरिटरीज जो होती हैं वो दे दी जाती हैं, वहां का जो उन्हें वो गवर्नर बना देते हैं। ओके, तो अब क्या रहता है, दीज लैंड्स वर कॉल्ड द इक्ता, क्योंकि इन्हें जो है लैंड दे दी जाती है इन मिलिट्री कमांडर्स को, तो ये जो है वहां के गवर्नर भी कहलाते हैं उस लैंड के। तो ये जो लैंड इन मिलिट्री कमांडर्स को दी जाती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए इक्ता वर्ड यूज किया जाता है। सो दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज लैंड्स वर कॉल्ड द इक्ता, एंड इनके जो होल्डर होते हैं, इनके जो लैंड होल्डर्स होते हैं यहाँ पे, इन्हें जो है इक्तादार बोला जाता है। मीनी जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें एज ए गवर्नर यहाँ पे एक तरह से अपॉइंट किया जाता है, उन्हें जो है इक्तादार बोला जाता है या फिर मुक्ति भी बोला जाता है। तो ये वर्ड भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मुक्तिज होते हैं या फिर जो इक्तादार होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है कि जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स को तो लीड करेंगे ही, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर्स भी हैं, एंड जो लैंड इन्हें दी गई है एज ए इक्ता, तो वहां पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करेंगे। ओके, सो इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, तो अब ये जो मिलिट्री सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके बदले में भी इन्हें कोई सैलरी चाहिए, इन्हें कोई पैसे चाहिए, तो वो सैलरी जो होती है वो अर्निंग इनकी कहाँ से हुआ करती थी, ये जो मुक्तिज इन्हें दी जाती है, ये जो लैंड इन्हें यहाँ पे दी गई थी उनके ऑनर के द्वारा, उस लैंड से जो है वो रेवेन्यूज इकट्ठा कर सकते हैं एज ए सैलरी। राइट, तो इसी रेवेन्यू में से जो है वो अपने सोल्जर्स को, क्योंकि ये जो मिलिट्री कमांडर्स हैं इन्होंने अपने अंडर जो है काफी सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो रखे होते हैं, जो कि ओकेजनली यहाँ पे जो है एज ए सोल्जर काम किया करते थे, एंड उसके बाद जो है वो यहाँ पे लैंड में इरिगेशन का, खेती का, एग्रीकल्चर का भी वो काम किया करते थे। सो दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू ऑल्सो। सो कंट्रोल ओवर मुक्तिज जो है, इट वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। तो अब यहाँ पे जो है ये जो ऑफिसेज होती हैं इन मुक्तिज की, इन इक्तादार की, ये इनहेरिटेबल थी, मीन जो है पिता के बाद में बेटा भी जो है इस ऑफिस को संभाल सकता है, तो ये जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं। ये जो मुक्तिज के ऊपर इन्हें यहाँ पे कंट्रोल दिया गया था, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता ये सिस्टम, तो ये तब यहाँ पे जो है इफेक्टिव रह सकता है अगर जो है इसे शॉर्ट पीरियड के लिए दिया गया हो। राइट, so these harsh conditions of services were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and the Muhammad Tughlaq। राइट, तो यहाँ पे सर्विस की काफी ज्यादा हार्श कंडीशंस थी, जिसकी वजह से क्या रहता है कि अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक जो होते हैं उन्हें काफी ज्यादा जो है ओपोज भी सहना पड़ता है, काफी ज्यादा जो है विद्रोह भी यहाँ पे सहना पड़ता है। क्योंकि क्या था कि अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने कुछ अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे अपॉइंट किए थे टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिज, की मुक्तिज जो है वो कितना अमाउंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर जो अब यहाँ पे जो है इनके ऊपर ये जो है अकाउंटेंट्स भी रख लिए जाते हैं इनके ऊपर नजर रखने के लिए। एंड केयर वॉज टेकन दैट की मुक्ति जो है वो उतना ही टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करे जितना यहाँ पे स्टेट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया है, एंड उतने नंबर ऑफ सोल्जर ही
ही वो यहाँ पे रखे जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स उन्हें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो इनके ऊपर भी यहाँ पे जो है नजर रखने के लिए इन्होंने अकाउंटेंट्स रख लिए थे। इन मुफ्तीज के ऊपर जो है नजर रखने के लिए अकाउंटेंट्स यहाँ पे रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी और मुगलक जो मोहम्मद तुगलक हैं उन्होंने रखे थे। ओके, सो एज द दिल्ली सुल्तान जो हैं उन्होंने हिंटरलैंड जो सिटीज होती हैं, जो अंदर वाली दूसरी जो सिटीज थी यहाँ पे जो कि पहले इनके कंट्रोल में नहीं थी, उन्हें भी जो अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो यहाँ के जो लैंडेड चीफ्स होते हैं, मीन जो नई सिटीज इन्होंने अपने कंट्रोल में की थी, वहां के जो लैंडेड चीफ्स होते हैं, ओके, जिन्हें हम समंतास भी बोल सकते हैं, समंता अरिस्टोक्रेट्स भी हम बोल सकते हैं। समंतास के बारे में आपको लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था क्या होते हैं ये। ओके, तो क्या था यहाँ पे, जैसे सेम चीज यही एकता वाली ही होगी समंता में भी। कुछ ऐसे लैंडेड पर्सन्स होते हैं जिन्होंने अपने खेत में जो है अपने स्लेव से वो काम करवाया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। एंड कुछ जब यहाँ पे जो है राजा को जरूरत है तो वो राजा को जो है आर्मी भी प्रोवाइड करवाया करते थे। यही जो स्लेव यहाँ पे एक समय में खेती किया करते थे, दूसरे समय में जो है राजा के लिए भी वो जो है एक आर्मी के तौर पे काम किया करते थे। ओके, तो ये समंताज हुआ करते थे। तो अब जो दिल्ली सुल्तान हैं, जब इन्होंने दूसरे एरियाज को अपने कंट्रोल में किया था, नई नई सिटीज जो अपने कंट्रोल में की थी, तो उन सिटीज के जो लैंडेड चीफ्स होते हैं या फिर समंता अरिस्टोक्रेट्स होते हैं या फिर जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उन्हें जो है ये बोलते हैं दिल्ली के सुल्तान कि आप जो है हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लें। राइट, सो अंडर द अलाउद्दीन खिलजी स्टेट में क्या रहता है कि जो असेसमेंट एंड जो कलेक्शन होता है लैंड रेवेन्यू का, वो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के खुद के कंट्रोल में आ जाता है। पहले इन्होंने गवर्नर्स रखे हुए थे, तो वो जो है काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी भी किया करते थे, बट अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक तरह से लैंड रेवेन्यू का जो भी असेसमेंट होता है एंड कलेक्शन जो होता है वो अपने कंट्रोल में ले आते हैं। सो द राइट्स ऑफ लोकल चीफ्टन टू लिवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड। तो पहले यहाँ पे जो लोकल चीफ थे उनको ये राइट हुआ करता था कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं लोगों के ऊपर, बट ये जो राइट था इनका लोकल चीफ का वो कैंसिल कर दिया जाता है। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, यानी लोकल चीफ्स को भी बोला जाता है कि आपको भी टैक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं। राइट, एंड सुल्तान के जो खुद के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो लैंड को मेजर करते थे एंड केयरफुली जो है काफी जो अकाउंट्स जो होता है उसे अच्छे से संभालते थे। तो कुछ ओल्ड चीफ एंड कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जो है सल्तनत के अंडर रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर के तौर पे भी काम किया था। तो 3 टाइप के टैक्सेस यहाँ पे लगाए जाते थे। एक तरह से कल्टीवेशन के ऊपर जो पैदावार यहाँ पे हुआ करती थी, तो उस टैक्स को क्या बोला जाता था, खराज बोला जाता था। राइट, जो कल्टीवेशन के ऊपर लगाया जाता था। तो ये क्या अमाउंट थी इनके टैक्स की, मीन जितना भी प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है, जितनी भी फसल हुई है उसका 50% जो है वो एज ए टैक्स चला जाएगा राजा के पास। राइट, देन उसके बाद में कैटल के ऊपर भी लगाया जाता था एंड हाउसेस के ऊपर भी टैक्स जो है वो लगाए जाते थे। किसके अंडर, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर। ओके, सो अब आपको यहाँ पे ये चीज भी माइंड में रखनी है कि जो लार्ज पार्ट्स थे सब कॉन्टिनेंट के, वो अभी भी दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर थे। राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ सिटीज तो इन्होंने अपने कंट्रोल में की थी, अभी जो है वास्ट अमाउंट ऑफ सिटीज जो होती है वो इनके कंट्रोल में नहीं आई थी, बट कुछ कुछ सिटीज जो है अभी इनके कंट्रोल में थी, कुछ जो इनके आउट ऑफ कंट्रोल थी, मीन आउटसाइड द कंट्रोल थी दिल्ली सुल्तान के। क्योंकि जो दूर दूर के प्रोविंसेस होते हैं लाइक बंगाल हो गया फ्रॉम दी दिल्ली, वो अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं आया था। दिल्ली के यहाँ पे बंगाल के आसपास के एरियाज तक तो ये पहुंच जाते हैं, बट ये जो है बंगाल को टोटली अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं दिल्ली के सुल्तान। इट वॉज ओनली दी मुगल्स जिन्होंने बंगाल को अपने कंट्रोल में किया था। सून आफ्टर एनेक्सिंग दी साउदर्न इंडिया, हमने ये भी देखा है कि ये जो मुगल रूलर्स थे वो साउदर्न इंडिया तक पहुंच चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि साउथ इंडिया तक वो पहुंच चुके थे, उन्हें भी जो है वो ये अनेक्स कर चुके थे। बट जो है जैसे ही वो साउदर्न इंडिया को अनेक्स करते हैं तो कुछ समय के बाद में ही जो इंटायर रीजन है वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाते इतनी दूर से, क्योंकि इनकी मेन कैपिटल दिल्ली में थी, तो दिल्ली के आसपास के एरियाज के ऊपर इनका ज्यादा कंट्रोल रहता है। सो इवन जो गैंगटिक प्लेन थे जिन्हें जो है दे वर फॉरेस्टेड एरियाज था, तो क्या था यहाँ पे सल्तनत फोर्सेस जो है कुड नॉट पेनिट्रेट, तो यहाँ पे भी गैंगटिक प्लेन में भी जो है ज्यादा देर तक जो इनकी फोर्सेस होती हैं वो रह नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे जो लोकल चीफ होते हैं वो इन एरियाज के ऊपर, इन रीजन्स के ऊपर जो है अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। समटाइम कुछ रूलर्स थे लाइक अलाउद्दीन खिलजी हो गए एंड मोहम्मद तुगलक हो गए, दे कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरिया बट ओनली फॉर दी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो कुछ ही समय तक जो है वो इन एरियाज को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं।
राइट। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो कुछ मंगोल्स थे, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है हमारे भारत का, तो एक जो एक्सटर्नल फ्रंटियर हो गया, तो अंडर दी गेंजिस खान ये मंगोल थे। तो उन्होंने जो है ट्रांसोक्सियाना जो है ये एरिया था यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईरान में 1219 में, इसे जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कौन? गेंजिस खान। ओके। तो अब क्या था यहाँ पे, जो गेंजिस खान है वो धीरे धीरे आप जो है हमारे इंडिया में भी जो है वो रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो गेंजिस खान की भी जो रेड्स होती हैं वो यहाँ पे सहनी पड़ती हैं दिल्ली के सुल्तान को। तो ये मंगोल के अटैक्स यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है बढ़ते जाते हैं ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। ओके। तो यहाँ पे मंगोल्स ने कब अटैक करने स्टार्ट किए थे? अलाउद्दीन खलजी के रूल के समय में यहाँ पे मंगोल्स ने अटैक करने स्टार्ट किए थे अराउंड 13th सेंचुरी में। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. तो अब यहाँ पे जब ये जो मंगोल्स हैं वो बार बार भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट से, तो इसकी वजह से इन्हें जो है ये जो दिल्ली के दो रूलर्स थे अलाउद्दीन खलजी हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, इन्हें जो है अब आर्मी के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्मी जो होती है वो यहाँ पे लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है इनके लिए एक काफ़ी प्रशासनिक ये चैलेंज जो है वो सामने आता है। इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे की भी यहाँ पे ज़रूरत रहती है। राइट। सो दिस इज द ट्रांसोक्शियाना एरिया, दिस वन, ये वाला, इसमें आ जाता है आपका उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड द किर्गिस्तान। ये वाला जो एरिया है इसे जो है ट्रांसोक्शियान वो जो है बोला जाता है। राइट। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।